हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। इस सेशन में हम इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जो कि जैब का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और साथ में एक नया कंपोनेंट है, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। देखो, हमें इस कंपोनेंट से डरना नहीं है। बहुत ही आसानी से इसको जो है हम पढ़ सकते हैं और इसके जो एमसीक्यूज है उन्हें आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं, और वही चीज हम देखेंगे इस सेशन में। यहाँ पर हम मॉड्यूल ए जो हमारा है उसमें जो चैप्टर्स है उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, और मॉड्यूल ए के डिस्कशन में ये पार्ट 6 है। इससे पहले भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, और उनमें से एक मैंने आपको होमवर्क दिया था पिछले सेशन में। ये क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया वाज अबाउट डैश इयर्स एट बर्थ। ठीक है, तो ये जो सवाल है इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमारे बुक में दी हुई है, और उसी से बनाया हुआ ये क्वेश्चन है। इसे 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 32.5 या फिर 56 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। इनको, इन नंबर्स को आपको याद रखना ही होगा। यहाँ पर सही जवाब है सी, 32.5 ईयर्स। ओके, तो इसका ही एक्सप्लेनेशन भी आपको यहाँ पर दे दिया गया है। इस सेशन के सबसे पहले क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, ग्लोबलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ राइज इन डैश अमंगस्ट नेशंस। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है इसका मेन मीनिंग क्या है, इसका मेन एम क्या है, ये पूछा गया है। ऑप्शंस देखते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली है क्या? ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत होती है जब एक कंट्री, एक्चुअली आज के जमाने में हम इसे देखें, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्रेड रिलेशन बनाता है। ट्रेड रिलेशंस का मतलब क्या है? ये कंट्री इस कंट्री से इंपोर्ट कर रहा है और अपने गुड्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है। मेन तो ग्लोबलाइजेशन इससे इसकी जो है शुरुआत होती है। अब इसके साइड इफेक्ट हमारे हो जाते हैं कि पॉलिटिकली लेट्स से इनका जो है इंटीग्रेशन हो जाता है। लाइक यूरोपियन यूनियन है हमारा, उसको आप देख सकते हो, वहाँ जो है उन्हें अपने उन सब आपस में उनके खुद के प्रोसेसेस और इंटीग्रेशन उन्हें इतना सही लगा और माइंडसेट सही लगा कि दे हैव बिकम अ यूनियन। ठीक है, यूनियन, इस यूनियन के टर्म्स जो है हम उसके डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बट देन यस, एक तरीके से एक यूनियन है, और ये एसेंशियली एक इकोनॉमिक यूनियन है। ओके, तो पॉलिटिकल टर्म्स में भी ये एक कुछ हद तक जो है यूनियन, वो एक ग्रुपिंग इंटीग्रेशन जो है वो कर रहे हैं। अब इसके साथ में स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन भी हो सकता है। स्पिरिचुअली जो है एक दूसरे के हम कह सकते हैं रिलीजियस आइडियाज, कल्चर को भी आप जो है अपना सकते हो। साथ में इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन, जहाँ पर बाकी कंट्रीज के पीपल से, एक्सपर्ट से एक कंट्री जो है सीख सकता है और बाकी कंट्रीज उस कंट्री से भी सीख सकते हैं। तो ये चीजें तो होती ही हैं, बट द मेन थिंग कैसे शुरुआत होती है मेनली वो है ट्रेड से। ओके, तो इस वजह से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पर होगा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द राइट आंसर। क्यों? ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से इसकी शुरुआत होती है। तो इसी का सारा एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर दे दिया गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, द टर्म ग्लोबलाइजेशन वाज पॉपुलराइज्ड इन द मिड 1980s बाय डैश। ये क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड है। इस तरीके के फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम गेस वर्क ना करें। ठीक है, अगर आपको सही से आंसर एग्जैक्टली पता है या फिर याद आ रहा है और आप कैलकुलेटिव गेस कर पा रहे हो, कैलकुलेटिव यानी कि जो चीजें आपने पढ़ रखी उनके बेसिस पर गेस करना, बट ब्लाइंड गेस हमें नहीं करना है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन में ब्लाइंड गेस डेफिनेटली रॉन्ग होगा, पक्का गलत होगा। तो ये चीज जो है आपको देखनी है। और यहाँ देखिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, IMF, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और वर्ल्ड बैंक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर सही जवाब है OECD। राइट, अगेन इसका हम कह सकते हैं कि OECD ने ग्लोबलाइजेशन के बारे में और इसे पॉपुलराइज किया मिड 1980s में, इसके बारे में बात करके। फैक्ट बेस्ड है ये चीज इवेंट हुआ है, एंड सो सी इज द राइट आंसर। राइट, ये चीज आपको याद रखना होगा। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये तो थोड़ा इजी सवाल बनता है अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री को देखते हो, और इस इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक ऐसा पार्ट हमारा था जहां पर हमने मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए। और इन मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में हम जानते हैं कि LPG रिफॉर्म्स हम लेकर आए। एल का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन, जहां पर हमने अपनी जो इंडिया की पॉलिसीज हैं उन्हें लिबरलाइज किया। ओके, और दूसरा P का मतलब है प्राइवेटाइजेशन,
प्राइवेटाइजेशन के बाद में हमने जो गवर्नमेंट के द्वारा ओनरशिप बहुत सारे जो एंटिटीज है उनकी ली जा रही थी, उसमें प्राइवेट ओनरशिप को चांस दिया कि वो ले पाए, और साथ में प्राइवेट जो कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, उनका पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बढ़ाया हमने। और उसमें प्राइवेटाइजेशन यानी लिबरलाइजेशन के एग्जांपल अगर हम ले ले तो लाइसेंस राज पहले चलता था। एक कंपनी एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लाइसेंस लेना पड़ता था, बट वो चीज हमने धीरे धीरे खत्म की और ये लिबरलाइज और प्राइवेटाइज किया। अब ये जी क्या है, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये ग्लोबलाइजेशन फॉर्मली हमने जो है एलपीजी रिफॉर्म जो कि 1991-92 के समय में आए थे इंडिया में, और इसके साथ में फॉर्मली हमने ग्लोबलाइजेशन को जो है अपनाया, जहां पर हम ट्रेड रिलेशंस बाकी कंट्रीज से बढ़ा रहे थे। हम जो इंपोर्ट्स पर ड्यूटीज लगाते हैं उन्हें हम कम किए जा रहे थे इंडिया में, ताकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट सारी चीजें जो है अच्छे से चल सके, यानी कि ट्रेड बढ़ सके और इंटीग्रेशन, जैसा कि हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन के बारे में, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ सके। तो ये कॉन्सेप्ट इंडिया में 1991-92 में मेनली आया। यहाँ पर देखिए द इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन 1960s नहीं, उससे कोई खास रिलेशन नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन 1991-92, जी हाँ ये सही जवाब है। अभी अभी हमने देखा विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म ड्यूरिंग द लेमन कोलैप्स। लेमन कोलैप्स हुआ था 2008-9 में, जहां पर लेमन जो है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक फर्म था, उसके काफी सारे लॉसेस हुए थे बिकॉज उसने ऐसे लोन्स दे रखे थे जो कि डिफॉल्ट हो गए थे, और उसका जो रिपल इफेक्ट है काफी इकोनॉमीज इंक्लूडिंग यूएस, यूरोप, ये चला था। 2008 के आसपास हुआ था, बट देन ये जो है 1991-92 में हमने फॉर्मली अपना लिया था ग्लोबलाइजेशन को, और आगे हम बढ़ रहे थे उस डायरेक्शन में। सो सी इज द राइट आंसर हियर। इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एसेंशियली एक बेनिफिट किसको हम नहीं मानते, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हमें चुनना है यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। ग्लोबलाइज जब होंगे, आप जब ट्रेड कर रहे हो तो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफर होगा ही। यूएस इंडिया को इतना हेल्प करता है, कई कंट्रीज इंडिया को हेल्प करते हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी में रशिया हेल्प करता है। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों हो पाया, क्योंकि वी एक्सेप्टेड ग्लोबलाइजेशन और हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एक्सेप्ट किया। जॉब क्रिएशन, जी हाँ डेफिनेटली होगा, फॉरेन कंपनीज यहाँ पर, और आप जो है बाहर जाओगे जॉब्स करने, और ये होता भी है। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट, हम कह सकते हैं कि जो वर्क फोर्स है इंडिया के बाहर काम करती है, एंड रेमिटेंसेस वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है इंडिया के होते हैं। एंड एक्चुअली कुछ साल तो सबसे हाईएस्ट रेमिटेंसेस इंडिया के होते हैं। रेमिटेंसेस यानी पैसे जो बाहर, जैसे आपका कोई कतार में है, आपके फैमिली का, दे आर सेंडिंग मनी टू यू, वो एक रेमिटेंस हो गया। ये जो रेमिटेंसेस आते हैं इंडिया के लार्जेस्ट है। तो ये जॉब क्रिएशन तो होता ही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये कंपल्सरी हम नहीं कह सकते, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। तो यहाँ पर एक चीज जो हम कंपल्सरी नहीं कह सकते वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। कई चीजें हम सुन चुके हैं, यूएस इलेक्शंस में कई सारे कंट्रीज का जो है हाथ, या फिर इस तरीके के अफवाहें, या फिर जो भी आप कह लो, उसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो हम कंपल्सरीली नहीं कह सकते, ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है। तो सी इज द राइट आंसर, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का डेफिनेट बेनिफिट नहीं है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, इसकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको दे दी गई है। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन टू इंडिया? इंक्रीज्ड पर कैपिटा इनकम, better employment opportunities, more options for customers, mobilizing large investments in the agriculture sector. इंक्रीज पर कैपिटा इनकम, जी हाँ पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया का नेशनल इनकम जो कि जीडीपी के टर्म्स में हम इंडिकेट करते हैं वो बढ़ रहा है। नेशनल इनकम जब बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, बट हमारा नेशनल इनकम भी बढ़ रहा है। जब ये बढ़ रहा है तो नेशनल इनकम किस वजह से बढ़ेगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ेगा, और वो हो रहा है। तो जब ये बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी। ओके, तो यस दिस इज करेक्ट। बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अभी हमने डिस्कस किया कि बाहर जाएंगे और इंडिया में भी कंपनीज जब ओपन होंगे तो यस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। मोर ऑप्शंस फॉर द कस्टमर, आप जो है अभी एक पेन जो है जर्मनी में बना हुआ कोई चीज, चाइना में बनी हुई चीज आप अपने घर के पास के स्टोर से खरीद सकते हो। यस आपके पास ऑप्शन ज्यादा है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
मोबिलाइजिंग लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, यस ये भी हो सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा हो और ये चीज हो भी रही है, प्रमोट की जा रही है। चारों ही सही है यहाँ पर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड ये सारी चीजें ही आपको जो है बुक में भी देखने को मिलेंगी, ये सारे बेनिफिट्स इस तरीके से जो है दिया हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो फेयर ग्लोबलाइजेशन ऐसे ग्लोबलाइजेशन है जहां पर एक कंट्री के ऊपर या फिर एक जो एंटिटी के ऊपर पावर रखकर दूसरा कंट्री ना ग्रो कर रहा हो। ओके एक कंट्री को डिसएडवांटेज सिचुएशन में रख के दूसरा कंट्री ग्रो नहीं कर रहा हो। ऐसे कई सारे कंट्रीज हैं जो कि लोन्स देते हैं और वो लोन देने के बाद उस कंट्री को, छोटे कंट्री को जो है लोन में इस तरीके से डुबा देते हैं कि आगे जाकर उस कंट्री के ऊपर हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर पावर रख के एक तरीके से आगे बढ़ते हैं ऐसे कंट्री। तो ऐसे हम सुन चुके हैं और यहाँ पर कहा गया है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं। फेयर ग्लोबलाइजेशन का सबसे पहला एस्पेक्ट अगर आप यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखो, एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर शेयर्ड इक्वली अमंग नेशंस। एडवांटेजेस जो है इक्वली नेशंस के बीच में शेयर हो रहे हैं एंड पीपल। तो ये भी चीज हम सुनते हैं कि डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को जो है पीछे छोड़ते हुए खुद आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये एक नेगेटिव थिंग है ग्लोबलाइजेशन का, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फिर ग्लोबलाइजेशन में इस तरीके की चीजें ना हो और इक्वली जो बेनिफिट्स हैं सारे सभी तरह के कंट्रीज को पहुंचे, ये कॉन्सेप्ट है। गवर्नमेंट मेजर्स मस्ट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ ऑल सिटीजंस। ग्लोबलाइजेशन, लेट्स से चाइना से या फिर किसी भी कंट्री से जो है इंडिया में आ रहा है, लेट्स से एक पेन है 10 रुपीज का मिल रहा है, बट इंडिया में हम मैक्सिमम 15 रुपीज का पेन ही बना पा रहे हैं। तो आप क्या खरीदोगे? आपके सामने 10 रुपीज का 15 रुपीज का, तो ऑब्वियसली आप 10 रुपीज का लोगे। तो इंडियन सिटीजन जिन्होंने ये पेन बनाया है उनके लिए तो लॉस है। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है सेफ गार्ड करती है, यस सपोर्ट करती है। इस पर जो है कुछ ड्यूटीज लगा दिए हैं, 6 रुपीज एक्स्ट्रा आपको जो है देने पड़ेंगे अगर आपको इसको इंडियन मार्केट में सेल करना है। तो इसका कॉस्ट क्या हो गया? 16 रुपीज। यस, अब क्या होगा? आप ये खरीदोगे, राइट? तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट डेफिनेटली सपोर्ट करती है। यस, ये पार्ट है फेयर ग्लोबलाइजेशन का, ये हम कह सकते हैं क्योंकि अपने यार अपने खुद की कंट्री के पीपल को तो हमें जो है सेफगार्ड करना ही है। फेयर इंक्लूसिव डेमोक्रेटिकली गवर्नड एक्टिविटीज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यस, फेयर होना चाहिए, इंक्लूसिव डेमोक्रेटिकली गवर्नड एक्टिविटीज होनी चाहिए, राइट? तो ये सारे हम कह सकते हैं फेयर ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है। इंक्लूजन ऑफ साउंड इंस्टीट्यूशंस आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट अपॉर्चुनिटी एंड एंटरप्राइज। तो अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये सबको जो है और भी बढ़ावा देने के लिए साउंड इंस्टीट्यूशंस, सही जो इंस्टीट्यूशंस है ग्लोबल कह लो आप या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशंस है वो होने चाहिए। ये सब पार्ट है, आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि हाँ इसका पार्ट है। यहाँ पर हम कह सकते हैं चारों ही स्टेटमेंट सही है, तो डी इज द राइट आंसर। यही सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर फेयर ग्लोबलाइजेशन के एक्सप्लेनेशन में भी बता दी गई है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। डी ग्लोबलाइजेशन हम रिसेंटली देख रहे हैं जहां पर हम जो है बहुत ही ज्यादा अपने खुद के कंट्री की प्रोडक्शन, अपने खुद की कंट्री का जो कैपेबिलिटी है उसे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जो कि एक कंट्री में बनता है और आप उसे जो है इंपोर्ट कर रहे हो बिकॉज इंडिया, लेट्स से इंडिया में बनाना वो बहुत ज्यादा जो है फायदेमंद नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? इस कंट्री पर इस प्रोडक्ट के लिए डिपेंडेंट हो। अब डी ग्लोबलाइजेशन में होगा ये कि नहीं, जो भी हो भी हम ट्राई करेंगे, हम टेक्नोलॉजी लाएंगे और हम खुद बनाएंगे और हम अभी वो कर रहे हैं, राइट? तो अब हम इस कंट्री पे डिपेंडेंट रहेंगे क्या इस प्रोडक्ट के लिए? नहीं। तो हम यहाँ डी ग्लोबलाइज हो रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रेड रिलेशंस जो है सीवर कर रहे हैं और खुद उस चीज को बनाने की, उस सर्विस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। रिड्यूसिंग डिपेंडेंसी अमंग्स नेशंस, नेशंस के बीच में डिपेंडेंसी, अब भी हमने बात की, यस उसको रिड्यूस जब करते हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन, सही है। रिड्यूसिंग इंटीग्रेशन अमंग्स नेशन, जब आपका जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली इंटीग्रेशन तो कम होगा ही। इंटीग्रेशन किससे था? ट्रेड से था, अब ट्रेड ही कम हो रहा है तो इंटीग्रेशन भी कम होगा, ये भी सही है। इंक्रीजिंग प्रोटेक्शनिज्म, अब इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म में कई और चीजें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी इंपोर्ट्स आ रहे हैं उस पर हाई ड्यूटीज लगा देना, ठीक है? डायरेक्ट जो है मेजर है प्रोटेक्शनिज्म का, इसे हम बैरियर कहते हैं, ठीक है? टैरिफ बैरियर कहते हैं।
टैरिफ यानी कि उस पर हाई ड्यूटी, हाई टैक्स लगा दिया कि ये चीज जो है अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे इफ यू वांट दैट टू बी सोल्ड इन आवर मार्केट, हाई टैक्स लगा दिया, तो इसे टैरिफ बैरियर कहा जाता है। ठीक है। और अगर आप ये कहते हो कि हमारे जो एनवायरमेंट है इस प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है हमारे एनवायरमेंट को, और आप कहते हो कि इसका स्टैंडर्ड ये होना चाहिए, इसका जो है इसमें इस चीज की कमी होनी चाहिए, एमएसजी नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें जब आप कहते हो तो आप नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा रहे हो इंपोर्ट्स पे। ठीक है। तो आप इसके बेसिस पर इंपोर्ट्स को रिजेक्ट कर सकते हो कि इसमें जो है सही स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट्स नहीं हैं। ओके, तो ये नॉन टैरिफ बैरियर, इस तरीके के बैरियर जब लगाए जाते हैं ये एक पार्ट है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। जियोपॉलिटिक्स का भी यूज होता है प्रोटेक्शनिज्म में, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कुछ कंट्रीज को जो है आइसोलेट किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल चाइना है, उससे ट्रेड रिलेशंस जो है काफी सारी कंट्रीज धीरे धीरे कम कर रहे हैं, और इवन इंडिया भी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। तो प्रोटेक्शनिज्म का वो भी एक सेटल पार्ट है। तो यस, ये सारे उसके पार्ट हैं और ये तीनों ही इंक्लूडेड है इसमें, जैसा कि हमने इस एक्सप्लेनेशन से समझा। तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पर, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। एथ क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्शनिज्म मेजर। प्रोटेक्शनिज्म का पार्ट इनमें से कौन सा नहीं है? थोड़े टेक्निकल टर्म्स है बट ये आपको पता होना चाहिए। इंक्रीज्ड टैरिफ, अभी हमने देखा टैरिफ जब बढ़ाया जाता है यानी कि टैक्स बढ़ाया जाता है। पहले आप जो है अपना प्रोडक्ट के लिए 100 रुपीज का जो प्रोडक्ट है उस पर आप 10 रुपीज जो है टैक्स दे रहे थे। अब गवर्नमेंट ने कहा आपको अगर इंडिया मार्केट में बेचना है तो 12 रुपीज टैक्स देना होगा। राइट, तो ये चीज जो है हम यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ इंक्रीज्ड टैरिफ जो है वो एक एक्चुअल कॉन्सेप्ट है जो कि इंक्लूडेड है। इंक्रीज्ड कोटा की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कोटा अगेन इज अ काइंड ऑफ टैरिफ, इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी। नॉन टैरिफ बैरियर्स अभी हमने डिस्कस किया। इंक्रीज्ड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, जहां पर एक करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट की जा सकती है। यस, अगर ये बढ़ाया जा रहा है तब ट्रेड और इजी होता है। तो दिस इज नॉट करेक्ट एंड यहाँ पर डी इज द राइट आंसर। अब 9th देखते हैं, फेयर ग्लोबलाइजेशन का इनमें से कौन सा पार्ट है वो पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये सभी फेयर ग्लोबलाइजेशन के पार्ट है। सो दी इज द राइट आंसर। और ये पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। और द लेवलिंग व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इज अ बुक रिटन बाय whom, ये आपका होमवर्क है, आपको आंसर करना है राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, गुड डे।